तो ज्वालामुखियों को बेटा उनकी एक्टिविटी के आधार पे, यानी उनके अंदर घटना कैसी हो रही है, वो 3 भागों में बांटे थे, कल चर्चा हुई थी। एक को हम लोगों ने क्या कहा था बेटा, एक्टिव वैल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। क्यों? वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा वो सक्रिय रहते हैं। दूसरे को क्या कहा बेटा, डॉर्मेंट, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। क्या परिभाषा है इनकी? ये रह के इसमें उद्गार होता रहता है, बीच बीच में एक लंबा इंटरवल भी हो जाता है ना बेटा। और तीसरी कैटेगरी है जिनको हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट, यानी सुसुप्त, यानी अब इसमें कहीं कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं होती। इसी आधार पे बांटा। सक्रिय ज्वालामुखी में जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा वो तो पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन नजर रखिएगा कि अगर नियर बाई में कोई वैल्कनो अगर एक्टिव हुआ हो, वो न्यूज में आ जाता है कि कोई वैल्कनो सक्रिय हुआ है, तो वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल हाल में जैसे मेरापी सक्रिय हो गया था, फिलहाल में इंडोनेशिया का है मेरापी, ये सक्रिय हो गया था, तो मुझे लगता है ये आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है ना बेटा। तो जो सक्रिय है वो तो हमने बताया ही है। अगली हेडिंग बना लें। हाँ, सक्रिय में बेटा वो लिखा है ना मोना लोआ, वहां पता नहीं लिखा है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां लिख जरूर लीजिएगा कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत सक्रिय ज्वालामुखी। थोड़ा जगह बना के बेटा लिख लो, बहुत जरूरी है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत सक्रिय ज्वालामुखी। तो ऑनलाइन वाले मित्रों के लिए भी एक सूचना है बेटा, फेस्टिवल के कारण कल और परसों की क्लास ऑनलाइन नहीं होगी, यानी 30 और 31 को ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। हो गया बेटा? अब आगे बढ़ जाइए और अब हेडिंग बना लीजिए। कौन सा बेटा? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। एक लाइन में डिफाइन कर लो, एक लाइन लिख लो। ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो निरंतर सक्रिय नहीं रहते, ऐसे ज्वालामुखी जो निरंतर सक्रिय नहीं रहते, वरन कुछ समय अंतराल के उपरांत, वरन कुछ समय अंतराल के उपरांत दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। कुछ समय के उपरांत या समय अंतराल पर दोबारा सक्रिय हो जाते हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो जो हमें याद है बेटा, नाम दिमाग में आ रहा है उसको नोट कर लीजिए और आगे भी इसमें जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एकदम तथ्यात्मक चीज है, बाकी कुछ है नहीं। ज्वालामुखी का नाम लिखेंगे, उनकी सिचुएशन कहाँ है वो लिखेंगे। तो विसुवियस ज्वालामुखी का नाम है, कहाँ है बेटा? इटली में है। अब जिससे एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा कि ढेर सारे वैल्कनो भूमध्य सागर के आसपास है। ये क्यों? वो मध्यवर्ती पट्टी है, बताया गया था आपको कि भूकंप और ज्वालामुखी के दो बड़े क्षेत्र अभी हम फिर से लिखा देंगे। एक तो परिप्रशांत पट्टी, रिंग ऑफ फायर जिसको हम लोगों ने बोला था, और एक मध्यवर्ती पट्टी जो मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, वो भूमध्य सागर से होते हुए भारत होते हुए और वो इंडोनेशिया मलेशिया तक चली जाती है। वहां भी आप देख रहे हो कि ज्वालामुखियों की सक्रियता देखने को मिल रही है ना बेटा। जैसे इस्तांबुल ही आपने देखा मध्यवर्ती पट्टी में, तो इटली में ठीक ठाक वैल्केनोज है, उसी पट्टी में है सब बेटा। क्लियर है? आगे बढ़े। जी, सिसिली का ही हिस्सा है। नहीं समझ पाया। सिसिली के, सिसिली का ही हिस्सा है, एक छोटा सा द्वीप है बेटा, आइलैंड है। अब अंडमान भारत का हिस्सा नहीं है, तो अंडमान को अगर भारत का हिस्सा कोई कहे तो उसमें बुराई क्या है?
लेकिन स्पेसिफिक अगर देना चाहें तो लिपारी द्वीप कह सकते हैं। आगे बढ़े बेटा। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा नाम है बेटा ज्वालामुखी का, कहाँ है? वेरी गुड। मेयन, इसे बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी तो पढ़ना ही है। मेयाना हो गया बेटा, फिलीपींस। क्राकाटोआ, क्या बेटा? क्राकाटोआ कहाँ है ये? तो कल ही तो बात हुई थी भैया। देखो एक बात बताएं बेटा, जो ध्यान से सुनो, इस तरह से याद होने का मतलब आप नहीं याद करें तो बेहतर है। कारण है कि अगर ये सब परीक्षा में कंफ्यूजन हुआ तो सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा। तो देखो कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेगी। अब मैप में अगर जाके देखोगे, लोकेशन को पॉइंट आउट करोगे तो वो फिर याद हो जाएगा, और ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होगा। अब जैसे क्राकाटोआ जैसे ही बोला, वो हमको अब फिजिकली दिखने लगा, मैप में उसकी पोजीशन हमको दिख रही है, तब काहे हम बोलेंगे। इंडोनेशिया जो है ना बेटा, दो द्वीपों के फॉर्मेट में है ना, यहाँ पे। अब ये दो द्वीप हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। आपको क्या लगता है कि आप जो सोच रहे हो वैसे ही थोड़ी होगा? सुमात्रा और जावा। अब जावा ऊपर है कि सुमात्रा ऊपर है? अब खूब रटे हैं, जावा सुमात्रा मिला के इंडोनेशिया है। अब सुमात्रा ऊपर है, जावा ऊपर है। जानते हैं क्वेश्चन पूछा बेटा, वो थोड़ा सा आपको हम बता दें। हाँ, अब वो क्वेश्चन क्या पूछा कि शून्य अंश अक्षांश इंडोनेशिया के किस हिस्से से गुजरती है, जावा से कि सुमात्रा से? देखो अब ये बेटा अच्छी बात नहीं कि कुछ भी फटाक से बोल दो। अब दो नाम है तो एक तो सही हो ही जाएगा फट से बोलोगे तो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना बेटा। अब देखो ढूंढ रही है जल्दी जल्दी। सुमात्रा ऊपर है, जावा नीचे है, लेकिन ये मत खुश हो जाएगा कि हम भी तो यही कहे थे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, हिल रहे थे आप अंदर से। बोलिए जो कॉन्फिडेंस से बोलिए, नहीं दो में से कोई ना कोई बोल दोगे तो एक तो सही होगा ही होगा। तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, यानी जावा और सुमात्रा आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जल संधि समझते हैं? जल डमरू मध्य भी कहते हैं उसे। माने सागर का एक संकीर्ण हिस्सा जो दो स्थल भागों को पृथक कर दे। समझ ले, एक सागर का बहुत महीन सा इलाका दो भूभाग को पृथक कर दे, काट दे। तो जो महीन सा इलाका होता है उसको हम लोग बोलते हैं जल संधि, जल डमरू मध्य। डमरू कहाँ कहते हैं? डमरू होता है तो डमरू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये क्या है? डमरू नहीं है। तो ठहरने के लिए नाम क्यों क्रिएट किए जाते हैं भाई? जबरदस्ती थोड़ी क्रिएट किए जाते हैं। इसको थोड़ा देख ले। अब जैसे मान लो इस तरह का कोई स्थल भाग है, तो ये स्थल हो गया, ये स्थल हो गया, यही ना बीच में है जल का हिस्सा, ये खुला हुआ है। इधर से भी देखो तो ये भी डमरू की शक्ल का है। तो डमरू का बीच यही नहीं है? अरे डमरू नहीं देखे हो? नेक उसका बड़ा पतला सा होता है डमरू का, इसीलिए इसको डमरू मध्य भी कहते हैं। और कोई बहुत बड़ा कारण थोड़ी है इसमें। यानी एकदम से पतला सा इलाका बीच का जो सागर पृथक कर देता है। तो वहां पे एक जल संधि है बेटा, जिसका नाम है सुंड्रा जल संधि। क्या नाम है बेटा? सुंड्रा जल संधि। बस वही स्थित है ये। तो आंख से देखो, क्लियर करो एक बार, तो भूलोगे ही नहीं। तो थोड़ा लिख लो, कोई परेशानी नहीं, लिखें। हाँ। प्राकटवा लिखा है?
उसी के आगे लिखो बेटा, इंडोनेशिया में सुमात्रा तथा जावा के मध्य, सुमात्रा और किसके बेटा, जावा के मध्य, ये क्या है? द्वीप है बेटा और कुछ नहीं है। सुमात्रा और जावा के मध्य एक जल संधि है जिसे हम सुंड्रा जल संधि के नाम से जानते हैं। सुंड्रा जल संधि के नाम से जानते हैं। यही यह ज्वालामुखी स्थित है। क्लियर है बेटा? अब बहुत रेडियस है, बहुत खतरनाक है, माने ये इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत कुख्यात है ये जब इसका विस्फोट, क्योंकि आइलैंड फॉर्मेट के वो देश हैं तो बहुत बड़ा लैंड एरिया है नहीं उनका, जब इसमें एक्सप्लोजन होते हैं तो बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत क्षति पहुंचाता है। लेकिन हाँ, ज्वालामुखियों का जब विस्फोट होता है बेटा तो मिट्टी बहुत उर्वरा हो जाती है आसपास की, क्योंकि डस्ट फॉल बहुत होता है और सब मिनरल्स वगैरह होते हैं, और फिर धीरे 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 वो जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है और मनुष्य उसी लालच में फिर उसके करीब आता है, और एक लंबी अवधि के बाद फिर जब विस्फोट होता है तो नुकसान पहुंचा देते हैं। अगला लिखो बेटा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ है भाई? रटने वाला काम सही चल रहा है ना? आगे हेडिंग बना ले बेटा, सुषुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट कहते हैं, जो समाप्त हो गए। हाँ लेकिन बेटा एक निवेदन आपसे करना है कि मैं जितना नाम लिखा रहा हूं इतना ही नहीं है, इतना बहुत जरूरी है ना बेटा? इसके अलावा भी आप पढ़िए, कोई परेशानी नहीं। लिखो बेटा, पोपा। नहीं चेहरा ही बता रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा। पोपा कहाँ है बेटा? म्यांमार में है। ये सब पूछे गए हैं भैया जी, ये सब निरंतर आपकी परीक्षाओं में दिखे हैं। क्लियर है? आगे बेटा, कोह सुल्तान और देवमंद। कोह सुल्तान लिख दें बेटा? मारकर बहुत परेशान कर रहा है बेटा। लिख रहे हैं, परेशान मत। मारकर रहे, ये लोग परेशान कर दिए। कोह सुल्तान हो गया बेटा। अगला लिखे, देवबंद। कोह सुल्तान और देवबंद कहाँ है बेटा? ईरान में। कोह सुल्तान और देवबंद कहाँ है बेटा? ईरान में है। हो गया। अगला लिखिए, चिम्बराजो। चिम्बराजो कहाँ है बेटा? इक्वेडोर। किलीमंजारो
किलिमंजारो, तंजानिया, अफ्रीका। तंजानिया कहाँ बेटा? अफ्रीका। आगे एकांका गुआ, सुना हुआ नाम है? एकांका गुआ कहाँ है बेटा? कुछ लोकेशन, हाँ हाँ समझ रहे हैं समझ रहे हैं, कुछ इनका लोकेशन वगैरह बताएंगे? एक्चुअल में ये अर्जेंटीना में है बेटा, एकदम लास्ट में। तो इसकी लोकेशन तो अर्जेंटीना में ही है, लेकिन खासियत इसकी क्या है वो जरा सुन रहे हैं, उसके बाद बेटा लिखना है सुनने के बाद। डेटा को अगर एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो ऐसे डेटा विश्लेषण से क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है कंपटीशन में। जैसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, हर किसी को पता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट किसी न किसी हेमिस्फीयर में है, किसी न किसी गोलार्ध में है। तो कौन से गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, है ना? इसका मतलब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी कोई ऊंची चोटी होगी? भाई पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, गोलार्ध गया भाड़ में। लेकिन अगर हम हेमिस्फीयर के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है डेफिनेटली। तो साउदर्न हेमिस्फीयर की भी कोई ऊंची पर्वत चोटी होगी? यही है। अब बुद्धिमान तो ही हो, लिख लें। यह दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह दक्षिणी गोलार्ध की, साउदर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्लियर है बेटा? साथ ही एक और चीज लिखना पड़ेगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय नहीं कहा गया। देख लें, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है बेटा? और भी पढ़ते रहिएगा, उसमें कोई फर्क। पेज बदल दीजिए एकदम से, और अब हेडिंग बना लीजिए बेटा, पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का क्या बेटा? निर्माण। तो एक दिन बड़ा झटके में बात हुई थी बेटा आपसे, कि धरती पे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, है ना? तो अब थोड़ा डिटेल में बेटा चलना है और इसको समझना है। जो बल कार्य करते हैं धरती पर, बोले बेटा? अखिलेश सुनो बेटा, सब चेक कर। जो बल है उनको दो भाग पे, जो फोर्सेस लगते हैं, बल जो लगते हैं उनको दो भागों में डिमोर्केट करते हैं। काहे के लिए भैया? पढ़ने के लिए। और काहे के लिए? एक हम लोग कहते हैं आंतरिक बल। क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक बल। बोले? और एक को क्या कहते हैं बेटा? बाह्य बल। क्लियर है? तो आंतरिक बल माने जो धरती के अंदर लगते होंगे,
बाह्य बल माने जो धरती के बाहर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल फोर्सेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस। जो इंटरनल फोर्सेस हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स। लिख दे रहे हैं। डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी कहते हैं इसे। पटल विरूपण बल हिंदी में कहते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहा जाता है इसे। और इसे तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ही कह देते हैं, इसको इंटरनल। तो इंटरनल फोर्स जो है उसको डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है बेटा? अब ये भी दो प्रकार के बल होते हैं। कौन? आंतरिक बल। एक को हम लोग कहते हैं मंद बल। क्या कहते हैं बेटा? स्लो फोर्सेस। और एक को क्या कहते हैं बेटा? तीव्र। तो तीव्र में कौन आएगा बेटा? सडन फोर्स। क्लियर है? तो ये थोड़ा आसान है। इसमें दो ही बल होते हैं बेटा, एक ज्वालामुखी और एक भूकंप। इनको हम लोग सडन फोर्सेस कहते हैं, इंटरनल फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्स ये भी है। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स को कितने भाग में बांट रहे हैं? दो। एक को क्या कह रहे हैं बेटा? स्लो फोर्सेस। और एक को क्या कह रहे हैं? तीव्र बल। क्लियर है? जो सडन फोर्सेस हैं इसमें दो हैं बेटा बस, एक ज्वालामुखी और एक क्या बेटा? भूकंप। क्यों इनको सडन फोर्स कहते हैं? अरे साहब, देखते देखते कहानी कहां से कहां पहुंच जाती है, बहुत टाइम थोड़ा ही लगता है। लेकिन ये भी पटल विरूपक बल है। पटल की आकृति को ये भी बना बिगाड़ देते हैं, लेकिन जल्दी से बना बिगाड़ देते हैं। क्लियर है बेटा? अब इधर आइए स्लो फोर्सेस। स्लो फोर्सेस भी दो प्रकार के होते हैं। इनको फिर दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं वर्टिकल और एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। यानी दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, यानी क्षैतिज और लंबवत। अब इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजेनिक फोर्सेस। और इसको कहते हैं ई पायरोजेनिक फोर्सेस। क्लियर है बेटा? ऑरिजेनिक फोर्स ये पूछ लेगा पर्वतों का निर्माण किससे होता है, पठारों का निर्माण किस बल से होता है। नाम देखो, यही नाम देगा, ये वाले नाम नहीं दिखेंगे, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑरिजेनिक फोर्सेस। क्षैतिज बल, क्षैतिज माने वर्टिकल माने अप एंड डाउन। तो ये जो बल लगता है वो क्या होता है बेटा? अप एंड डाउन। अब थोड़ा सा बुद्धि से आप बताइएगा कि इन्हीं दो बलों में, यानी जो स्लो फोर्सेस हैं, अभी हम फिर से व्याख्या कर देंगे बेटा, घबराना है। इन्हीं दो बलों में से किसी बल से मैदानों का निर्माण होता है और किसी से पर्वतों का निर्माण होता है। तो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं? फिर से सुन लीजिए। एक क्षैतिज बल है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लगता है, और एक लंबवत मतलब वर्टिकल लगता है। इसी में किसी से पर्वत बनता है और किसी से पठार वगैरह का निर्माण हो जाता है। जी बेटा, जोर से बोलिए। वर्टिकल से पठार बनेगा। वर्टिकल माने लंबवत, ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज। तो इसी से एक पठार या मैदान बनते हैं और एक से पर्वत बनता है। हाँ, ये तो बोले कोई भी आदमी सोच के बता सकता है ना? बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं दिख रही है, आराम से अगर सोचे तो बता सकते हैं, लेकिन गलत सोच लिया, गलती से इन्होंने सही बोल दिया।
वर्टिकल फोर्सेस से पठारों का निर्माण होता है और हॉरिजेंटल फोर्सेस से पर्वतों का निर्माण होता है। मैंने परीक्षा में बैठा लो कि जो दिमाग सोच रहा है प्रथम दृष्टया वो गलत सोच रहा है, उसको सही सोचना है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्सेस हैं इसीलिए इनको ऑरिजेनिक, इनको पर्वत निर्माणकारी बल ही कहा जाता है। इंग्लिश में इसका ओरिजिन माने पर्वत होता है, इसलिए इसको ऑरिजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, यानी पर्वत निर्माणकारी बल। ई पैरोजेनिक, ये मैदान और पठारों का निर्माण करते हैं। आपको क्या लगा था मैंने धरती के नीचे से एक चोटी बन के निकल के ऊपर चली जाएगी, है ना, वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा ना, ना, पूरी प्लेट ही अपलिफ्ट करती है। वर्टिकल लिफ्ट होती है ना, तो पूरी की पूरी प्लेट लिफ्ट करती है, उसमें से पहाड़ की चोटी नहीं निकल आती है। और ये क्या करते हैं, ये जो प्लेटें हैं ना धरती के नीचे, बोले बेटा, ये प्लेटें मूव करती हैं, बहुत ढेर सारी प्लेटें हैं। ये कैसे मूव करती है बेटा, हॉरिजेंटल। अब ये हॉरिजेंटल मूव करेंगे तो दो घटना होगी, एक कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा, और अगर एक जगह संपीड़न होगा तो एक जगह टेंशन होगा। कंप्रेशन एंड टेंशन दो चीजें होती हैं, तनाव और संपीड़न होता है। क्यों? अब उदाहरण से जरा समझिए, ये प्लेट अगर इधर की ओर मूव की और ये प्लेट मान लो स्थिर ही रही, तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कंप्रेशन हो रहा है और इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में टेंशन हो रहा है। बोल नहीं रहे, तो चाहे कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो, बनेगा तो हर हाल में पर्वत ही। क्लियर है? इससे यानी कंप्रेशन से बनते हैं फोल्डेड माउंटेन और टेंशन से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन या हार्ड माउंटेन, है ना बेटा। इसी में एक से रिफ्ट वैली बन जाती है और इसी में एक रैंप वैली बन जाती है। नाम सुना है? पीसीएस में तो खूब पूछा है। निम्न में से रिफ्ट वैली का कौन उदाहरण है? निम्न में से रैंप वैली का कौन उदाहरण है? तो जब ये टेंशन होगा ना इनके बीच में बेटा, या कंप्रेशन होगा ना, तो कुछ न कुछ ये घटना होगी, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होती है। इसीलिए इसको किस श्रेणी में हम लोग रखते हैं? स्लो फोर्सेस में रखते हैं, है ना बेटा। तो ये ऑर्गेनिक फोर्सेस दो प्रकार के, इनको भी अगर बांटे तो दो प्रकार के, एक टेंशन और एक कंप्रेशन। बोल नहीं रहे, टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, बनेगा तो पर्वत। अब पर्वतों का प्रकार कैसे होगा, ये पढ़ के समझ में आएगा कि वलित पर्वत बन रहा है, कि ब्लॉक माउंटेन बन रहा है, कि हार्ज माउंटेन बन रहा है। क्लियर है बेटा? ये सब पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अगर दिख रहा हो बेटा तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं लिखवाने में। एक डायग्राम के फॉर्मेट में पहले क्रिएट करिए। आप खाली बल मत लिखिएगा, नहीं तो समझ में आएगा कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग बनाइए पृथ्वी पर लगने वाले बल, पूरा हेडिंग बनाइएगा पृथ्वी पर लगने वाले बल। जिनको बोर्ड पे नहीं दिख रहा बेटा उनके लिए हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर लगने वाले बल हो गया बेटा। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, दो भागों में बांट लिया। एक को हम लोगों ने क्या कहा बेटा, इंटरनल, आंतरिक बल, और एक को क्या कहा बेटा, एक्सटर्नल, बाह्य बल। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बेटा, घबराइए नहीं, है ना। इसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो बेमतलब हो जाएगा। जो आंतरिक बल होता है, यहां तक हो गया बेटा। हम जैसे कह रहे वैसे चलिए, आप घबराइए मत, हम तो बना ही दिए। पृथ्वी पर लगने वाले जितने भी बल होते हैं उनको हम लोग दो भागों में बांटे।
एक को क्या कहा बेटा एक्सटर्नल और एक को क्या कहा इंटरनल। जो इंटरनल फोर्सेस होता है इसको डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डायस्ट्रॉफिक फोर्स। हिंदी में डायस्ट्रॉफिक को कहा जाता है पटल विरूपण। तो पटल विरूपण माने क्या होता? अभी हम लिखाएंगे बेटा, अभी बस यहाँ पे डायग्राम में दिखाइए। पटल विरूपण माने जो भूपटल की आकृति को बदल दे, तो इसीलिए कहा गया पटल विरूपण बल, इंग्लिश में कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको फिर दो भागों में बांट लेंगे। एक को कहेंगे स्लो फोर्सेस, मंद बल, और एक कहेंगे सडन फोर्सेस, तीव्र बल। पहले डायग्राम में दिखाइए भैया, लिखने के फिराक में मत पड़िए। जो नाम हम बोल रहे हैं बस वो नाम यहाँ डायग्राम में दिखाओ, हम बोल बोल के सब लिखा देंगे, परेशान मत होइए। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से घेरेंगे तो सब पहाड़ वहाड़ का नाम लिखा उखा रटा उटा सब रह जाएगा, धरा रह जाएगा। तो इस पे फोकस करिए। मंद बल में आते हैं आप, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फोर्स का ही एक नाम है ऑरिजेनिक फोर्सेस। और एक क्या है लंबवत, वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स का नाम है ई पैराजेनिक फोर्सेस। हो गया बेटा? अब जब आप हम लिखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बल क्या करता है। क्योंकि पर्वत पढ़ने के पहले बेटा अगर इस पे विजन हमारा नहीं है तो ना पढ़े पर्वत, कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि फिर नाम वाम याद करोगे कि फलाना पर्वत ढिमाका है, बनते कैसे हैं, निर्माण कैसे होता है, कैसे बने होंगे उस इलाके में, सब आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा लिखा जाए बेटा। डायग्राम कंप्लीट हो गया ना? अब इन्हीं को शब्दों में लिख लें ताकि कल को डायग्राम देखें तो आपको समझ में आए कि कहाँ क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है ना बेटा? लिखें। पृथ्वी पर पृथ्वी पर लगने वाले बलों को दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी पर लगने वाले बलों को दो बड़े भागों में क्या करते हैं बेटा? हम लोग बांटते हैं, डिमार्केट करते हैं। ठीक है? नंबर वन, पहला वाह्य बल। अंग्रेजी भी लिखते चलना बेटा, वाह्य बल या जिसको हम लोग क्या कहेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस एक लाइन में समाहित करिए। अभी हम कुछ बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। वे बल जो भूपटल के ऊपर लगते हैं या धरातल के ऊपर लगते हैं। वे बल जो कहा बेटा? भूपटल के ऊपर या धरातल के ऊपर लगते हैं तथा भू आकृतियों में निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। जो भू आकृति होती है बेटा उसको निरंतर बदलते रहते हैं। कौन से बल? ये वाले एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत यानी एक्सटर्नल फोर्सेस के अंतर्गत कौन कौन है बेटा? इसके अंतर्गत पवन माने विंड्स, सूर्यताप, जल माने पानी। अब पानी का मतलब हाँ वर्षा हो गया, बहता हुआ जल हो गया, माने डिफरेंट फॉर्मेट के, है ना बेटा? हिमानी। हिमानी को क्या बोलेंगे बेटा इंग्लिश में? ग्लेशियर्स। ठीक है बेटा?
हाँ, एक मजेदार बात है कि एक और बल काम करता है, और उस बल का नाम है ग्रेविटी। पता नहीं सहमत है कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण बल है ना भाई, ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान है ना बेटा, वो ग्रेविटी कहेगी तू आ जा इधर, तो उसको नीचे ढाल कर बुलाने की कोशिश करेगी। अगर वो ढाल कर नहीं आ पा रहा है तो कोई ना कोई बल है जो उसको रोके हुए है, और वही बल जब हट जाता है तो भर भरा के पहाड़ ढह जाते हैं वैली में, जिसको आप बोलते हैं लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, क्योंकि उसकी मंजिल तो ग्रेविटी है। ग्रेविटी भी बड़ा चुपके से काम करती रहती है। ये अपर्दनकारी जो शक्तियां हैं सबको ढाल वाले इलाकों में काहे लेके जाती है? बोल नहीं रहे हो? पानी बहता हुआ सीधे सबसे अधिक ढाल वाले इलाके में काहे समुद्र में जाता है? सबके पीछे ग्रेविटी है। क्लियर है? तो ये भी हल्का फुल्का बल नहीं है बेटा, ये धरती का बहुत बड़ा बल है जो सबके ऊपर काम करता है। पवन जब चीजों को उड़ा के ले जाती हैं तो ढाल की तरफ काहे लेके चली जाती है, ऊंचाई की ओर लेके चली जाए, क्योंकि ग्रेविटी भारी चीजों को हमेशा नीचे की ओर खींचती रहेगी। क्लियर है बेटा? तो क्या क्या हो गया बेटा? पवन हो गया, पानी हो गया, सूर्य ताप हो गया, और हिमानी हो गया, और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। ये धरातल के ऊपर लगने वाले बड़े शानदार बल हैं जो पृथ्वी की संरचना। घर गिरता है तो आसमान में काहे नहीं उड़ जाता है? धरती पर ही गिरता है ना? तो क्यों? क्योंकि खेल खेला किसने? ग्रेविटी ने, है ना बेटा? आगे लेके, आंतरिक बल, इंटरनल फोर्सेस। वे बल जो धरातल के अंदर लगते हैं। वे बल जो किसके बेटा? धरातल के अंदर लगते हैं। चाहे वो भूगर्भिक ताप, यानी धरती के नीचे का टेम्परेचर, चाहे वे भूगर्भिक ताप अथवा विवर्तनिक बल हो, टेक्टोनिक फोर्स हो। ताप या क्या बेटा? विवर्तनिक बल हो, टेक्टोनिक फोर्स हो। नाम आया था बेटा कहीं, है ना बेटा? इन्हें भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। इन्हें भी हम कितने बेटा? दो भागों में डिमोर्केट करते हैं। किस बल को बेटा? आंतरिक बल का एक नाम और आपको मैंने बताया था, डायस्ट्रॉफिक फोर्स। जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना बेटा? हेडिंग बनाया है ना? जब आंतरिक बल बनाया था तो वहां पे हेडिंग बनाए हो, डायस्ट्रॉफिक फोर्स। नहीं बनाया तो हम जगह बना लेंगे। हो गया बेटा? आंतरिक बल कहिए या डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहिए, मैंने बताया कि वो बल कहाँ से आता है, धरती के नीचे आखिर वो बल पैदा कहाँ से हो जाता है। उसके पैदा होने के दो बड़े रिसोर्सेज हैं। पहला कि धरती के अंदर का टेम्परेचर, और दूसरा टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक बल, जो प्लेटें हैं यही इधर से उधर ड्रामा करती रहती है, और धरती का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी ढेर सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है, तो बल प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन इसे हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। इसे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस को, है ना बेटा? इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं। इस वाले बल को, एक तीव्र बल, सडन फोर्सेस कहते हैं। एक लाइन बेटा लिखना पड़ेगा,
धरती के नीचे या धरातल के नीचे की ये बल, धरती के नीचे या धरातल के नीचे की ये बल अत्यधिक तीव्रता के साथ कार्य करते हैं। अत्यधिक तीव्रता के साथ क्या बेटा कार्य करते हैं तथा धरातल के ऊपर की संरचना को, तथा धरातल के ऊपर की संरचना को तीव्र गति से परिवर्तित करते हैं। धरातल के ऊपर की संरचना को क्या करते हैं बेटा, बहुत तेजी से परिवर्तित कर देते हैं। इसमें दो बल हैं बेटा हम लोगों के, कौन कौन से लिख लें। इसके अंतर्गत क्या बेटा, भूकंप तथा ज्वालामुखी महत्वपूर्ण है। भूकंप और क्या बेटा, ज्वालामुखी महत्वपूर्ण है। अच्छा एक चीज बताइए बेटा, जैसे आपको लग रहा होगा कि ये काहे लिखा रहा है, बता रहे काहे लिखा रहे। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे यहां से, दूसरा मुख्य परीक्षा में 200 नंबर में 200 शब्दों में आ जाएगा। पटल विरूपण बलों पे टिप्पणी लिखिए, तो काम हो जाएगा आपका बढ़िया से। मुस्कुराइए नहीं, उस दिन का इंतजार करिए कि मेंस आ जाए। और जब मेंस आ जाएगा ना, 100% अपनी औकात में आ जाओगे, 100%। तब समझ में आएगा कि परीक्षा कहते किसे। ये जो नौटंकी हो रही है ना, ये थोड़ा ही परीक्षा है, ये परीक्षा है ही नहीं। परीक्षा तो आगे होगी और वो है परीक्षा। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि हमारे ढेर सारे मित्रों को लगता है कि यही परीक्षा है, तो जूझोगे 2-4 साल, हो जाएगा क्लियर, और वहां तो जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। मुख्य परीक्षा में बता तो रहे हैं, तो थोड़ा सा भैया मैं प्रयास इसीलिए कर रहा हूं कि आखिरकार अगर उस पड़ाव तक पहुंचे, अगर, मुझे नहीं पता कि आप वहां पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन अगर उस पड़ाव तक पहुंचे तो उसको कहा जाता है विशेष सर्किल। एक बार अगर उस सर्किल में फंस गए तो आप क्या, अभिमन्यु भी नहीं निकल पाएंगे उससे। वो चक्रव्यूह है, भयानक चक्रव्यूह है। अगर उस चक्रव्यूह में आप फंस गए तो मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों के करियर को तबाह होते हुए देखा, और आपका भी तबाह हो जाएगा। पता है वो क्या है, गलती से आप प्री क्वालिफाई कर गए तो आप फंस जाएंगे उस जाल में। प्री क्वालिफाई करेंगे, मिल जाएगा आपको मेंस। और प्री क्वालिफाई अब तक किए नहीं, इसलिए हमेशा डर लगा रहेगा कि इस बार भी नहीं करेंगे कि करेंगे। और अगर गलती से आप प्री क्वालिफाई कर गए तो समझ लें आपका कैरियर खत्म। भलाई इसी में है कि प्री क्वालिफाई करने के पहले ही संभल जाए, क्योंकि प्री क्वालिफाई कर लोगे तो किसी हालत में नहीं संभल पाएंगे। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, अभी आपको आनंद आएगा कि क्या बोलते रहते हैं। बस एक बार क्वालिफाई कर लीजिए, सारी कहानी एकदम सामने होगी। 400-500 नंबर मिल जाए मेंस में तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि हो तो चुके हो अपाहिज, पैरालाइज, तथ्यात्मक चीज पढ़ने में इतने जुटे कि किसी विषय पे 150 शब्द लिखने की हैसियत ही नहीं। क्या लिख लोगे, 2 महीने में तैयार हो जाओगे। निबंध तैयार कर लोगे कि आप हिंदी तैयार कर लोगे, कि जीएस के 4-4 पेपर तैयार कर लेंगे, कि आप इथिक्स पढ़ लोगे, कि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लोगे 3 महीने में। अपने मन से एक बार बैठ के पूछ लीजिए कि क्या ये सैद्धांतिक रूप से है कि प्री क्वालिफाई करने के 2-3 महीने में ये सब पढ़ लेंगे। 2 महीने में निबंध पढ़ लो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 महीने में हिंदी पढ़ लो तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि।
और एथिक्स कब पढ़ोगे? तो देखो बेटा, आंखें मत मूंदो, और अगर सिर्फ अपने आप को मूर्ख बनाना है, आंखें बंद करना और पढ़ते पढ़ते रहना है तो पढ़ो। बस हम ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार आप प्री क्वालिफाई कर लो। नौकरी तो नहीं मिलेगी, वो विशेष सर्किल आप समझ जाओगे, वो दुष्चक्र क्या बला है उससे आपका सामना हो जाएगा। होता क्या है, आप बच्चे हो, मैंने पूरी दुनिया देखी है, 15 प्री क्वालिफाई किए लोग, आईएएस से लेके पीसीएस तक, यहां से वहां तक, एक मेंस का दर्शन नहीं हो पाया कि इंटरव्यू तक पहुंचे, उसी में फंसे रहे। अब बताइए क्या होगा? आप प्री क्वालिफाई करोगे, मेंस तो छोड़ोगे नहीं? छोड़ दोगे? नहीं नहीं, काहे छोड़ दें सर, बड़ी मुसीबत से तो मेंस मिला है, एसडीएम की नौकरी। मेंस तैयार हो नहीं पाओगे, ये लिखा पढ़ी में तय है। और मेंस तक हांफने जरूर लगोगे। अरे 3 महीना है, रातों दिन एक करोगे, कौन छोड़ने वाला भाई? लेकिन आप दीवार पे सर टकरा रहे हो, होगा कुछ भी नहीं। 24 के 24 घंटे भी पढ़ते रहो तो भी होगा कुछ नहीं, एकदम लिखा पढ़ी में सत्य है। प्री के बाद अगर आप जुटे तो मेहनत होना थोड़ा ज्यादा करोगे ना। हाँ, काहे 2-3 महीना रातों दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो परीक्षा के बाद फिर थोड़ा 1 आध महीने रिलैक्स करना पड़ता है। अरे मनुष्य बन के जी लें 1 आध महीना, तो 1 आध महीना धीरे धीरे 2-3 महीने में बदल जाता है, थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं, और तब तक आ जाता है रिजल्ट। किसका? मेंस का। और उसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है आपका। घर पे पेन वेन लेके रोज जोड़ते रहते हैं कि इतना मिल जाना चाहिए, इस पेपर में इतना, इस पेपर में इतना, और अपने ही परीक्षक बन के इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। और जब आता है रिजल्ट तो डाक के 3 पात, फिर दुख। हाँ, स्वाभाविक है। तो दुख में डूबते हैं कुछ दिन, फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप को उबारते हैं। लेकिन अब चिंता ये लगती है कि अगली बार नहीं चूकना है, और अगली बार नहीं चूकना है तो सबसे पहला प्रेशर ये होता है कहीं प्री ही न गड़बड़ा जाए। तो फिर जुट जाते हैं प्री में, फिर प्री हो जाता है, फिर वही ये चलता रहेगा। बच नहीं पाओगे, बच के दिखाना, ये मेरा खुला चैलेंज है, इससे बच के दिखाइएगा। बस आप ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए ना कि प्री नहीं हो रहा है, धन्यवाद दीजिए, बार बार आपको मौका दे रहे हैं, बस एक बार प्री आपका हो जाए, फिर आप बच के दिखाइएगा। और 10 वर्षीय योजना ना हो जाए तो हम अपना नाम बदल देंगे। और आप तब तक तैयार नहीं हो पाएंगे जब तक कि 1 साल की परीक्षा ही ना छोड़ दें। और जब आप निरंतर प्री क्वालिफाई करते रहेंगे तो आप किसी साल परीक्षा नहीं छोड़ोगे। कौन छोड़ता है भाई? अगर आप प्री क्वालिफाई करते रहोगे तो परीक्षा छोड़ दोगे एक साल की, कि चलो 1 साल की परीक्षा बलिदान कर देते, वो आप करोगे नहीं। बस बस यही जाल है जिसमें आप फंसे रहो। और जब तक 1 साल की परीक्षा छोड़ोगे नहीं तब तक आप तैयार हो नहीं पाओगे। और आप बिल्कुल 1 साल की परीक्षा नहीं छोड़ेंगे। अफ्रीका में एक बंदर है बेटा, मुझे उसी बंदर की याद आती है आपको देख के। नहीं नहीं, बंदर का चेहरा नहीं याद आता, उसका बिहेवियर नजर आता है। वो होता क्या है कि उसका फर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फर माने उसके बाल, कॉमर्शियल यूज करते हैं तो उसको या तो जाल में पकड़ा जाए या उसको जिंदा पकड़ा जाए, माने उसको हर्ट नहीं करना है, धनुष बाण से या बुलेट से नहीं, हर्ट नहीं करना है। तो उसको पकड़ने का बड़ा आसान तरीका डेवलप कर लिया। वो एक बॉटल लेते हैं, दूध वाली बॉटल देखते हो ना, उसकी नेक थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ऐसे पेड़ों पे ढेर सारे बॉटल रस्सी में बांध बांध के लटका देते, मजबूत रस्सी में बांध के, और ऐसी लोकेशन पे बॉटल को रखते हैं कि डाली से उसकी रीच करीब रहे, यानी रस्सी पकड़ के ना लटकना पड़े, डाली से बॉटल दिख जाए। उस बॉटल में मूंगफली, एक एक दो दो मूंगफली डाल देते हैं, और वो बंदर उछलता कूदता पेड़ों पे आते आते देखता है मूंगफली, तो उस बॉटल में हाथ डाल देता है, हाथ चला जाता है।
मूंगफली पकड़ लेता है। बाकी आप समझ रहे हैं, फिर अपना हाथ नहीं निकाल पाता, मुट्ठी बंध जाती है ना। अब मूंगफली पकड़ लिया 2-3 हाथ में, अब वो खींच रहा है, हाथ निकल ही नहीं रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इस डाले से उस डाले कूद रहा है, हाथ निकलने से रहा, और लालची मुट्ठी खोल नहीं रहा, क्योंकि मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर निकल जाए, वो मुट्ठी खोलेगा नहीं, और वो सब आराम से आके उसको पकड़ लेते हैं। यही जाल है बेटा, मुट्ठी छोड़ देनी होगी, लालच छोड़ देना होगा। अगर एक बार आपने ऐसा कर लिया तो आप उस पार निकल जाएंगे, और अगर मुट्ठी नहीं खोला तो आपका खेल खत्म होगा। ये सब याद रखिएगा, अभी नहीं, ये समय आपको धीरे धीरे प्रमाणित करेगा। क्योंकि कुछ हमारे मित्रों को लगता है कि अरे सर हम अलग हैं। आप कितने अलग हो ना, ये मैं 30 साल से देख रहा हूं। तो बस ये है कि एक बार फ्री होने दो, एक कहानी तो साफ ही हो। पटल विरूपण बलों पे टिप्पणी लिखिए, क्या जाने लिख लेंगे टिप्पणी, नाम ही नहीं सुना है डैश ट्रॉपिक फोर्स का, टिप्पणी क्या खाक लिखेंगे, क्योंकि पहाड़ याद किए हैं कि फलाना पहाड़ वलित पर्वत है, धेमाका पहाड़ ये पर्वत है, और आपको लगता है कि परीक्षा में यही आएगा, पहाड़ का नाम लिखो, है ना भैया जी। तो उसी दिन रात के लिए काम हो रहा है कि एक दिन से 2 शिकार हो जाए, है ना। चले, कहां तक पहुंचे भैया? तो स्लो फोर्स, सॉरी सडन फोर्सेस हो गया। तो जो आकस्मिक बल हैं या जो तीव्र बल हैं धरती के नीचे जो लगते हैं, वो 2 प्रकार को हम लोग ज्यादा प्रोमिनेंटली मानते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप, और एक को क्या कहते हैं बेटा, ज्वालामुखी। अब लिख लें, स्लो फोर्सेस मंद बल, नाम से ही स्पष्ट है, मुझे नहीं लगता इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। बोले बेटा, इसमें कितने 2 प्रकार के बल हैं, है ना बेटा। कौन कौन? इनका नाम भी सुनो, घबराओ मत, इनके नाम भी पर्वत निर्माणकारी बल और पठार निर्माणकारी बल, यही नाम भी है इनके। लेकिन पर्वत निर्माणकारी बलों को भी एक नाम अलग से देते हैं, ऑरिजेनिक फोर्सेस या हॉरिजेंटल फोर्सेस, क्षैतिज बल भी कहते हैं। इनके क्या क्या नाम है, फिर से सुनो। पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है इसे, इसे क्षैतिज बल भी कहा जाता है, इसे ऑरिजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है ना बेटा। एक को लंबवत बल कहा जाता है, ठीक है, पठार निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, और ई पैराजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो बांट लें 2 भागों में। अब परिभाषित क्या करें, स्लो फोर्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये बल धीरे धीरे लगते हैं, मतलब कुछ भी ओवरनाइट नहीं बदलता, सब धीरे धीरे बदलता है। ध्यान से सुनो, माने स्लो फोर्सेस के कारण ही हिमालय बना, सडन फोर्स के कारण हिमालय नहीं बना। ये बल धीरे 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 कार्य करते रहे, करोड़ों वर्ष लग गए, हिमालय को पैदा होने में 7 करोड़ साल लग गए, 7 करोड़ से ये बल कार्य कर रहा है, आज भी कार्य कर रहा है। ये क्या धीरे धीरे कार्य करते हैं, है ना बेटा। लिखें, इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, है ना बेटा। पहला, पर्वत निर्माणकारी बल। पहला क्या बेटा, पर्वत निर्माणकारी बल। क्या क्या लिख देते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल, ऑर्गेनिक फोर्स। इसको और भी क्या कहते हैं बेटा, क्षैतिज बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्षैतिज बल भी कहते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं बेटा इसको, है ना। लिखें, इसमें संपीड़न
तथा तनाव उत्पन्न होते हैं। संपीड़न माने कंप्रेशन और टेंशन उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। जिसके कारण क्या बेटा, पर्वतों का निर्माण होता है। तो पर्वत के निर्माण के होने के लिए प्लेटों को हॉरिजेंटल मूवमेंट करना होगा। वर्टिकल, ये प्लेटें बहुत बड़ी बड़ी हैं बेटा, आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। प्लेटें अगर वर्टिकली मूव करेंगी तो पहाड़ बनेगा कि पूरा धरातल ही ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इनको क्षैतिज मूव करना होगा, हॉरिजेंटल मूव करना होगा। तो दो प्लेटों के बीच में अगर कोई अवसाद है, सेडिमेंट है, और ये प्लेटें जब एक दूसरे की ओर खिसकेंगी तो सेडिमेंट को दबा के ऊपर कर देंगे। वो जैसे मिट्टी में ईंट को रगड़िए तो मिट्टी ईंट के आगे जमा हो जाती है, कुछ उस तरह की स्थितियां बनती हैं। क्लियर है बेटा? हो गया बेटा? अगला, ई पैरोजेनिक फोर्सेस। इसका नाम एक और है ना बेटा, लंबवत बल, वर्टिकल फोर्स। वहां डायग्राम में सब लिखा होगा बेटा। ठीक है, लिखें। इसमें विवर्तनिक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि इसमें विवर्तनिक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि प्लेटें ऊपर अथवा नीचे की ओर खिसकती हैं। जिससे पठारों आदि का निर्माण होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो सिस्टमैटिक ढंग से हम लोगों ने धरती के बाहर तथा धरती के अंदर जितने भी प्रकार के बल लगते हैं सबका अध्ययन हम लोगों ने एक मोटे मोटे रूप में कर लिया। एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस में स्लो फोर्सेस एंड सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस छोटा है, निपटा लो। सडन फोर्स में भूकंप, ज्वालामुखी। स्लो फोर्स में आइए, दो प्रकार के बल लगते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो लगते हैं उससे पर्वतों का निर्माण होता है, नाम क्या देते हैं, ऑरिजेनिक फोर्सेस। जो वर्टिकल होते हैं उसे पठारों का निर्माण होता है, उसे ई पैरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इतना ही तो है। और अगर परीक्षा में इस इलाके कुछ हुए तो तबाह तो कर देंगे आप। अगर वो पूछते हैं कि धरती पे पटल विरूपक बड़ों पे टिप्पणी लिखिए, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस पे टिप्पणी लिखें, खूब आराम से लिखेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस क्या है सब बताते हुए निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हेडिंग बना लो, एक थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं बेटा। तो अब ये तय हो गया बेटा कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो पर्वतों का निर्माण एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्स से होता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कल ही पढ़ा था संभवतः, कि ज्वालामुखी के विस्फोट से भी पर्वतों का निर्माण होता है। तो अरे अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे हो भैया? तो इसका मतलब है कि सडन फोर्स से भी पर्वतों का निर्माण होता है, लेकिन आंतरिक बल से। सडन भी आंतरिक है
और स्लो फोर्स भी आंतरिक बल है ना बेटा। लिखें, पटल विरूपण बलों के कारण यानी राइसोट्रॉपिक फोर्सेस के कारण, पटल विरूपण बल के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का क्या बेटा, निर्माण होता है। ठीक है, इन्हें हम निर्माण के आधार पे निम्न भागों में विभाजित करते हैं। इन्हें हम निर्माण के आधार पे निम्न भागों में विभाजित करते हैं। किसको बेटा, पर्वतों को, है ना। पहला, यानी पर्वतों के प्रकार पे अगर आप बात करें बेटा तो इनको हम लोग बांटते हैं, है ना। पर्वतों को नाम देते हैं, कैसे बने। तो पहले को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माने वलित पर्वत। क्लियर है बेटा, वलित पर्वत हो गया बेटा। दूसरे प्रकार के पर्वत को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत। ब्लॉक माउंटेन या क्या कहते हैं बेटा, भ्रंश पर्वत। ठीक है, तीसरे प्रकार के पहाड़ों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैल्केनो माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। हो गया बेटा। चौथे प्रकार के पर्वतों को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा बेटा, बोर्ड पे इसलिए लिख दिया मैंने। निर्माण के आधार पे इस पूरी धरती पर कहीं भी कोई भी पर्वत अगर दिखता होगा तो इन्हीं चार में से कोई ना कोई होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, हिंदी में हम बोल रहे हैं फिर इंग्लिश में बोलते हैं। वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। इंग्लिश में अगर बात करें तो फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वैल्कानो माउंटेन एंड रेजिडुअल माउंटेन। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चौथा वाला प्रकार निर्माण का नहीं है, चौथा वाला प्रकार विनाश का है। जैसे मनुष्य बुढ़ा जन्म नहीं लेता, बुढ़ा होता जरूर है ना। ये जो चौथा वाला है, अब अगर समझने के लिए दिमाग में रखो तो बुढ़ा पर्वत ये निर्माण का आधार नहीं है बेटा। हर प्रकार के पर्वत, हर प्रकार के पर्वत एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। कौन समाप्त करेगा, बाहर वाले जो बल हैं वो जिस दिन पर्वत का जन्म होता है उसी दिन से सक्रिय हो जाते हैं। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से कहते तो हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, वास्तव में घट रही है। जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस दिन से आपकी उम्र जीने की घटने लगती है। क्लियर है बेटा। कोई पर्वत, कोई संरचना धरती पे बनी नहीं कि साहब लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो हर प्रकार के पर्वत बेटा एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मिट्टी में मिलाने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में जब ये दिखते हैं तब इनको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, अवशिष्ट पर्वत। अरावली क्या हो गई, अवशिष्ट पर्वत हो गई। किसी जमाने में बहुत शान से खड़ी थी, आज हिमालय है
फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, कल को ये भी अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। तो अवशिष्ट पर्वत बनने का कोई प्रकार नहीं है, ये बिगड़ने का प्रकार, यानी हर पर्वत बिगड़ के एक दिन अवशिष्ट पर्वत में टूट फूट के खत्म होने लगेंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा। अब पहली हेडिंग बना लो, आज क्या शुरू करें। पहली हेडिंग बना लीजिए बेटा, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है बेटा, तो थोड़ा विस्तार से डायग्राम बना के समझना उमझना पड़ेगा, तो अभी जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा। तो इसको रहने देते बाजी, यही समाप्त करते हैं। और